चलो, तो इन नाउ टुडे लेक्चर विल स्टार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड. तो फर्स्ट रिएक्शन इज दैट व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर पाउडर देन इट फॉर्म एल्काइन. एंड सेकेंड रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन बट दिस वन इज ए नेम रिएक्शन. और हम कहा इसको टीच करेंगे? फिनॉल में. लेकिन यहाँ पर बार बार ये 2-3 बार है, कुछ कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो बार बार आएगा. अब ऐसा नहीं कि जैसे OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला हमने पढ़ाया है, तुम्हें याद होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाला पढ़ाया था. यहाँ सी डबल बॉन्ड है OHG HgOAC HgOAC OMDM वाला पढ़ाया था. अब इस रिएक्शन को तुम अल्कोहल में भी पढ़ोगे और हमने एल्कीन में भी पढ़ाया है. यहाँ OH का अटैक होता है और OH कहाँ अटैक होता है? मार्कोनिक पे. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जहां OH का अटैक सोचा जाता है कहां पे? मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग. और एक होता है हाइड्रोबोरेशन जिसपे कि उस पे भी OH का अटैक होता है, लेकिन वो अटैक कैसे सोचा जाता है? एंटी मार्कोनिक. तो ये रटने वाला है, हालांकि इसका मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन पहला लाइन में ये हम याद रखेंगे. और इसको याद रखने के लिए डायरेक्ट NCERT में लिखा हुआ है, तो उसको हम डायरेक्ट फॉलो करेंगे. तो चीजें बार बार रिपीटिशन होगा ना तो दिमाग में रिएजेंट आ जाएगा, हाँ रिएजेंट ये क्या काम करता है. तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चीजें मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, कुछ चीजें डायरेक्ट भी ध्यान देना है. अब जितना भी हम रिडक्शन पढ़ेंगे तो रिडक्शन में डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसको इसमें कन्वर्ट करता है. हर जगह मैकेनिज्म काम नहीं आएगा. अब ये फिनॉल है और फिनॉल में हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं बेस के प्रेजेंस में. तो इस चीज को हमने पढ़ाया है कब? एरोमेटिक में, जब इलेक्ट्रोफाइल बना रहा था तब. अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा और यहां OH लगा है तो किस पोजीशन को चुनेगा? ऑर्थो, मेटा और पैरा, किस पोजीशन को चुनेगा? किस पोजीशन को वो चुनेगा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए? अब मेरे को ये बताओ कि ये जो OH है, ये OH का फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बिल्कुल करेक्ट है. अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसके थ्रू करता है? +I के थ्रू कर सकता है, +M के थ्रू कर सकता है, रेजोनेंस के थ्रू कर सकता है, या हाइपर के थ्रू कर सकता है. तो किसके थ्रू कर सकता है? +M के थ्रू करेगा, यानी रेजोनेंस करवा के करेगा. थ्रू भी याद रखना है. अब जब रेजोनेंस करवाएगा तो किस पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा? ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव आएगा. कैसे निगेटिव आएगा? एक बार मैं रेजोनेंस करवा के दिखा दे रहा हूं तुम लोगों को, कैसे ही ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव आ जाएगा. अब यहां पर क्या है? डबल, यहां पर लोन पेयर है ना. अब डबल, सिंगल और लोन पेयर में क्या होगा? रेजोनेंस होगा. तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां होगा ना, क्योंकि यहां लोन पेयर के पास क्या आना चाहिए? प्लस. तो यहां प्लस आ गया, बॉन्ड टूट गया और प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गया. ये प्लस और माइनस क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे. और जैसे ही अपना लोन पेयर, तुम लोगों को मैं सिखाया हूं कि अगर कार्बन पे प्लस लग गया मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है वहां, और ये वैकेंट ऑर्बिटल को ये लोन पेयर क्या कर देगा? डोनेट कर देगा. इसीलिए इस चीज को बार बार ध्यान में रखना है कि जब जब लोन पेयर के बाजू में C+ आए तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये यहां से क्या बनता है? बैक बॉन्डिंग, जिसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं. तो ये यहां से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको, और यहां ऑक्सीजन जो डोनेट करेगा उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस. बताया था ना कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल. अगर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और डोनर पे लग जाएगा प्लस. अब ये माइनस यहां आ गया, माइनस यहां आ गया, यानी माइनस कौन सा पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया? ऑर्थो को. अब फिर से रेजोनेंस होगा, डबल, सिंगल, नेगेटिव. अब क्या करेंगे हम? अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, इसको बॉन्ड को तोड़ के यहां लगा दूं और माइनस यहां लगा दो, तो किस पोजीशन पे आ गया माइनस? क्या मेटा पे आया? क्या नहीं.
तो जब रेजोनेंस हम करवा रहे थे तो नेगेटिव कहां कहां हो रहा था। अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो किस पोजीशन को चुनेगा। मान लो हमारे पास पैसे की कमी है, अब मुझे चोरी करना ही है, तो मैं किस एरिया में ज्यादा चोरी करूंगा, जहां पैसे ज्यादा होंगे। मतलब ये इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं कि, तो इसको जहां अटैक करना होगा तो वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन है, ऑर्थो और पैरा। क्लियर हो गया ये चीजें। तो याद रखना, बस इतना ही जानना है कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और प्लस M है, और ये ऑर्थो और पैरा को रिजोनेंस करवाने के बाद निगेटिव क्रिएट करवाता है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी क्या है, बढ़ा दिया। यानी अब ये मत दिमाग में रखना कि जब ये OH अपना लोन पेयर इधर देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, ऐसे नहीं देता है। प्लस आई डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, ये पोजीशन पे डिपेंडेंट है, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग करता है। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो जब मैं ऐसा मान लो कि मैं पैसा दे रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं पहले को ज्यादा दूंगा फिर दूसरे को फिर तीसरे को, ऐसा नहीं। ऑर्थो को ज्यादा दूंगा देन पैरा को दूंगा, मेटा को नहीं दूंगा। ये चीजें कब समझ में आएगा, जब हम रिजोनेंस करवाए तब। तो आफ्टर ये प्लस M, आफ्टर रिजोनेंस नेगेटिव विल क्रिएट एट ऑर्थो एंड पैरा। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो कौन सा पोजीशन को चुनेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को चुनेगा कि नहीं चुनेगा। तो कुल मिला के हमारा समरी क्या हम लिखेंगे, बेंजीन रिंग पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और किसके थ्रू, क्योंकि अगर प्लस I के थ्रू होगा ना तो डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या। अब मान लो इसी पे हम अगर लिख देंगे, हालांकि वो हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर है और प्लस M के थ्रू है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम कहां सोचेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। अगर बाय द वे यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ, सॉरी यहां ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और किसके थ्रू है, तो बताओ किस पोजीशन से जब ये रेजोनेंस करवाएगा तो किस पोजीशन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके लेके जाएगा, ऑर्थो और पैरा से ज्यादा विड्रॉ करके लेके जाएगा, मेटा से नहीं। मेटा पर अटैक करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां से विड्रॉ करके लेके जाएगा, ये यहां प्लस क्रिएट कर देगा आफ्टर रेजोनेंस, जैसे यहां माइनस क्रिएट कर रहा है, आफ्टर रेजोनेंस इट क्रिएट प्लस एट ऑर्थो एंड मेटा, सॉरी पैरा। अब ऑर्थो और पैरा पे प्लस आने का मतलब क्या हुआ, कहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है, कहां से खींच लिया, ऑर्थो और पैरा से, मेटा से नहीं खींचा। इसका मतलब जब ये खींच नहीं रहा था तब सब पोजीशन हमारे लिए बराबर थे और सब पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां हो गई, ऑर्थो और पैरा पे। अब जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को अटैक करना होगा तो क्या इस अटैक वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, नहीं, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा। तो बताओ ऑर्थो मेटा और पैरा में इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा है, मेटा पे, क्योंकि इस पोजीशन से तो इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या कर लिया है, खींच लिया है, तो इसलिए ये अटैक कहां करेगा, मेटा पे, तो ये मेटा अटैक हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना। तो व्हेन ग्रुप विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि अभी अभी ये चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं हेलो एरिन से स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें सब आएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां सोचेंगे, ऑर्थो और पैरा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां सोचेंगे, मेटा। रीजन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां ऑर्थो और पैरा दोनों है, तो दोनों में से कोई एक मेजर होगा ना। अब यहां ध्यान दो, अगर तुम्हें फिनॉल दे दिया जाए रिएक्शन में और यहां पर सी क्लोरोफॉर्म और बेस दे दिया जाए, याद रखना यहां जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो ऐसा बनता है, वो कैसे बनता है बाद में हम बात करेंगे। यहां कार्बिन बनता है,
ये पूछा गया कई बार, नीट में पूछा गया है कि बताओ राइमर टिमर के रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है, तो इसको हम कार्बिन बोलते हैं। हम इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या देखें, सॉरी हम इंटरमीडिएट में क्या क्या देखते हैं, कार्बोकेटाइन देखते हैं, कार्बोएनाइन देखते हैं, रेडिकल देखते हैं। ये है कार्बिन। कार्बिन बहुत कम देखा जाता है, लेकिन राइमर टिमर में कार्बिन बनता है। कैसे बनता है तो इसको हम वही पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे फिनॉल में। लेकिन याद रखना कार्बिन भी बनता है, ये कार्बिन है। इंटरमीडिएट में कार्बिन भी बनता है। और ये लोन पेयर देख के मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब इसको अटैक करना होगा, और अटैक करने के बाद ये OH एक क्लोरीन को हटा देता है। अगर मान लो एक के 2 क्लोरीन को अगर हम हटा देंगे और उसके जगह पे OH लगा देंगे, तो एक कार्बन पे 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और यहां से वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाए। तो कुल मिला के ये सब रिएक्शन होने के बाद, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कुल मिला के रिएक्शन होने के बाद हमें यहां पर सब रिएक्शन होने के बाद यहां पर जो बनता है वो बनता है CHO। CHO बन जाता है। और ऑर्थो पे तो बनाया हमने, अब कहां बनाएंगे, पैरा पे। यानी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे करेगा। अब मुझे ये बताओ, ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है कि पैरा ज्यादा स्टेबल है? ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है या पैरा ज्यादा स्टेबल है? नहीं, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, वो ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए तो नेम रिएक्शन है। तो ऑर्थो ज्यादा मेजर होगा, क्यों? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ड्यू टू लिख लेना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो इज मेजर। और ये राइमर टिमर रिएक्शन है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ कार्बिन बनता है। ये सब वहां फिनॉल में पढ़ेंगे हम। ये नेम रिएक्शन है राइमर टिमर, और इसमें ऑर्थो मेजर होता है। तो ये मैंने बस पोजीशन का नाम बताया, ये सब CHO कैसे बन गया वो नहीं बताया हूं मैं, वो मैकेनिज्म में आएगा। तो ये हम एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में पढ़ रहा है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म in presence of base, then it form, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या होगा? CHO कैसे बना वो रिएक्शन, ये सब बेस वगैरह, यहाँ OH अटैक करता है, आफ्टर OH 2 OH आ जाएगा, वाटर निकल जाएगा, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर हाइड्रोजन अटैक करता है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म में समझ में आएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये मेन ग्रुप है ना, दिस वन इज मेन ग्रुप। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। कई बार एग्जाम में नाम भी नहीं लिखना आता, फिर क्वेश्चन में गलत हो जाता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन, ये हम पढ़ा रहे थे हेलो एल्केन। अब हेडिंग डाल लो हेलो एरिन। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लेना हेलो एरिन्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, कोई थ्योरी नहीं अब लिखवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी टीच किया हुआ है सारा। एरोमेटिक में बहुत पढ़ाया हूं, एरोमेटिक में ये बहुत है इसमें, तो मैं बस डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बता दे रहा हूं। अब यहां पर है +Cl2 और यहां पर है AlCl3। अब तुम नाम भी बताओगे और उसका प्रोडक्ट भी लिखोगे। अब मुझे बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, बताओ कौन सा रिएक्शन है? हाँ, हेलोजिनेशन है। चलो बताओ। हाँ, क्लोरोबेंजीन बनाएगा।
रिएक्शन हेलोजिनेशन। रिएक्शन का टाइप क्या है? एडिशन है, इलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। किस टाइप का रिएक्शन है? क्योंकि पूछ लेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं है सोहम, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+ बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन बोल सकते हो। चलो, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब समझ में आएगा ना, बेंजीन से जुड़ा हुआ। बेंजीन पे हेलोजन लगा होगा, बेंजीन पे हेलोजन लगा होगा, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ये टाइप ऑफ हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब बेंजीन। स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन जब बताया था तो बताया था कि जब हेलोजन ग्रुप बेंजीन पे लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? हेलो एरिन्स। तो लिख लेना, व्हेन हेलोजन ग्रुप विल अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग इट इज कॉल्ड हेलो एरिन्स। व्हेन हेलोजन ग्रुप अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग इट इज कॉल्ड हेलो एरिन्स। अब देखो, इसको हम बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। अब इसका मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूं एक बार, हालांकि ऑलरेडी बताया हुआ है। अब ये क्या होगा स्टेप 1 में? अब ये सब क्यों दिया गया है? तो यहां क्लोरीन है और यहां क्या है? AlCl3 है। ये है गरीब। गरीब क्यों है ये? क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखे हैं कि ये 3 बॉन्ड बनाता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। समझ में आ गया क्या? तो AlCl3 है गरीब। अब बोलेगा क्लोरीन से कि तुम आ जाओ, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आना, ऐसे मत आ जाना। यानी ये बोलेगा कि तुम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आओ और मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। तो यहां पर ये जो है क्लोरीन वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और ये Cl जो लोन पेयर है इसके साथ कोऑर्डिनेट बनाने चल जाएगा और यहां पर जो बनेगा वो AlCl4। अब मैं बॉन्ड बना दे रहा हूं। एल्यूमिनियम, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है और ये क्लोरीन आएगा अपना लोन पेयर लेके और इसको डोनेट कर देगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में कन्वर्ट करना है तो डोनर पे क्या लगा देंगे? प्लस, और एक्सेप्टर पे माइनस। इतना ही छोड़ दो। तो यहां पर प्लस और यहां माइनस लिख सकते हो, यहां प्लस और यहां माइनस। तो कुल मिला के हमें जो मिला वो क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल मिला। क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल मिला। तो कहीं ना कहीं हम स्टेप 1 में इन दोनों से इलेक्ट्रोफाइल सर्च कर रहे थे और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो Cl+ मिलेगा। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन मिलेगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन मिलेगा। तो क्लोरीन पे भी प्लस आता है, ये ऑर्गेनिक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ क्लोरीन पे रेडिकल भी आता है, क्लोरीन पे माइनस भी आता है, क्लोरीन पे प्लस भी आता है। लेकिन वो रिएक्शन देख के समझ में आएगा कब क्या आएगा। समझ में आया क्या? अगर मैं लिख दूं Cl2 और लिख दूं यहां पर CCl4 लिख दूं, अगर मैं यहां क्लोरीन लिख दूं और यहां HNu लिख दूं, अगर मैं Cl2 लिख दूं और AlCl3 लिख दूं, देखो रिएजेंट कैसा 3 रोल दिखा देगा। अब बताओ CCl4 और क्लोरीन क्या देता है? नहीं, यहां पर क्या देगा? हाँ, यहां रेडिकल देगा और यहां क्या देगा? तो देखो ये चेंज होते ही क्लोरीन भी अपना रूप बदल लिया है। इसीलिए चीजें ध्यान दिया जाता है कि दे क्या रहा है। CCl4 ये रिएक्शन तुम लोग बहुत पढ़े होगे एल्कीन में, बार बार ये रिएक्शन ऐसे दिया जा रहा था, C डबल बॉन्ड C, और अभी तो भूल गए क्योंकि हम आगे एक बार पढ़ रहे हैं। एक बार दोबारा जब रिपीट होगा ना सब याद आता जाएगा। ये ऐसे तो हम क्या करते थे, एक प्लस बनता है और क्या बनता है? माइनस। तो इस पे प्लस अटैक करता है और एक माइनस अटैक कर लेता है। पढ़े थे ना? और ये चीजें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड में भी रिएक्शन करवाया हूं। तो एल्कीन में भी पढ़े, लेकिन एल्कीन में केमिकल रिएक्शन में पढ़े और एल्काइल हेलाइड में प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड में पढ़े।
और इस रिएक्शन का टाइप क्या है? एडिशन है, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है? एडिशन है, क्योंकि डबल से क्या हो गया? सिंगल। अब इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि रेडिकल है? खुले दिमाग से सोचो, ये क्या है? सब्सट्रेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कौन पहले अटैक करेगा? तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और रटना नहीं है, जहां लॉजिक होगा लॉजिक देंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये पहले अटैक करेगा, ये पहले अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए पहले जो अटैक करता है उसका नाम लिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले हम ये चीज डिटरमाइन कर लेंगे कि एडिशन है कि एडिशन है कि न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन है कि इलिमिनेशन है। फिर हम उसमें ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो एक क्लोरीन देखो अलग अलग रूप दिखा रहा। अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाएंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2। अब यहां से हमें क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल। अब सबट्रेट क्या है हमारा? बेंजीन रिंग। अब मुझे बताओ, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई इलेक्ट्रॉन से। इसके ऊपर और नीचे दोनों क्लाउडिंग होते हैं। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। अच्छा, अब यहां पर रिएक्शन देख के हमें समझ में आया कि ये क्या दे रहा है? Cl+ दे रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है। तो इस पे कौन अटैक करेगा? Cl+ अटैक करेगा। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन देख के तुम क्या डिसाइड करो, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ये रिएक्शन का टाइप क्या है? इलिमिनेशन है कि सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है? क्या है? एडिशन है। एडिशन है ना। एडिशन में क्या होता है? डबल बॉन्ड टूट जाता है। हमें तो कहीं डबल बॉन्ड टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जैसा डबल बॉन्ड था वैसा ही है। क्या ये? सब्स्टिट्यूशन है। यहां वाला हाइड्रोजन को हटा के कौन रूप ले लिया है? तो ये सब्स्टिट्यूशन है, नहीं कि एडिशन है। अब बताओ कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। समझ में आया क्या? तो इसको एडिशन नहीं बोलना है, इसको बोलना है सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट तुम डिसाइड करो कि इलिमिनेशन है कि एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है। तो वो देख के डिसाइड होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एडिशन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा इलिमिनेशन होगा, कहीं पर एक ग्रुप हट के दूसरा ग्रुप लग गया तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अब उसमें 3 पार्ट, कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कर रहा है कि फ्री रेडिकल कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि कई बार नीट वगैरह में नाम पूछता है कि नाम बताओ, रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख देगा, बोलेगा कि टाइप बताओ, किस टाइप का रिएक्शन है ये। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो टाइप कौन सा है। तो अब यहां से हमें क्या करना है? Cl+ का अटैक सोचना है। तो मैं सब यहीं पर बना दे रहा हूं। एक बॉन्ड टूटेगा, या डायरेक्ट लिख दूं? चलो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। यहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी बता चुका हूं मैकेनिज्म, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें। यहां वाला हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। मैं डायरेक्ट बता दिया, यहां पर ऑलरेडी मैकेनिज्म हो चुका है, यहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। बता दे रहा हूं तुम लोगों को। क्लियर हो गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स याद है तुम लोगों को? बनता है ये, याद है कि नहीं है? देखो यहां पर ये बॉन्ड टूटा। अच्छा, अभी तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो हमारा मर्जी, जहां पर हम माइनस+ लगाना चाहते हैं वहां लगा देते हैं। तो एक बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद ये कंडीशन आ चुका है। अब इस कंडीशन में आने के बाद ये प्लस माइनस क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा? यहां पर क्लोरीन लग जाएगा और प्लस यहां बन जाएगा। अब बताओ, ये स्टेप बहुत स्लो होगा। तुम रीजन बताओ, ये स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि स्लो स्टेप हमें पहचानने भी आना चाहिए ना। स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि आरडीएस है। कई वजह से पूछने में बोलता है आरडीएस है इसलिए स्लो स्टेप है। बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। उससे भी और बेटर रीजन क्या है? ये स्लो स्टेप क्यों है? और स्लो स्टेप क्या होता है? आरडीएस होता है। तो ये स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग, अब यहां ध्यान दो,
डबल सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस, यहां नहीं ध्यान देना, इंटरमीडिएट में बना हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देना है, आपका अटैकिंग सोचना है। डबल सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस, ये क्या है? रिजोनेंस। क्या कंप्लीट रिजोनेंस हो रहा है क्या? डबल सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस, इधर रिजोनेंस ही नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये रिंग क्या बन गया? दो और दो चार इलेक्ट्रॉन है, हाँ, नॉन एरोमेटिक बन गया, बन गया नहीं, ये इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, नॉन एरोमेटिक बन गया। सही बोल रहे हो, ये बन गया नॉन एरोमेटिक। और ये कैसा रिंग है? एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक रिंग जो अच्छा खासा स्टेबल माना जाता है, और वो कहां चला गया? नॉन एरोमेटिक में, अनस्टेबल में। तो एक स्टेबल चीज को अनस्टेबल में जाना, क्या फास्ट जाएगा? नहीं, वो आराम से सोच सोच के जाएगा, क्योंकि वो क्या है? अनस्टेबल है। दैट्स वाई एरोमेटिक रिंग फॉर्म नॉन एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स स्टेबल रिंग विल फॉर्म अनस्टेबल रिंग। तो इसीलिए धीरे धीरे स्टेप जाएगा, और इसीलिए क्या होगा? ये स्लो स्टेप होगा। अब ये रिजोनेंस इतना ही में हो रहा है, तो हम जब रिजोनेंस बनाएंगे यहाँ पे, तो हम रिजोनेंस के साथ, मैं इसको डॉट लाइन से लिखता हूं ऐसे, और इसको हाफ लिखूंगा ऐसे। इसी को बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नाम है ये, क्योंकि रिजोनेंस इतना ही दूर में हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इंटरमीडिएट में क्या बनता है, तो आप बोलोगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता। लिखते चलो, इन इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, इन इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। ये ऐसे नहीं देके ऐसे देता है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, दैट्स व्हाई इट विल बी स्लो स्टेप। अब क्लियर हो गया? अब स्टेप 3 में क्या होना चाहेगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। अब यहां पर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है ना। अब मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना, प्लस लगा हुआ है। अच्छा, यहां क्या था? हाइड्रोजन था। अभी हाइड्रोजन हटा नहीं है, बॉन्ड टूटा है ना, हमें इस हाइड्रोजन को हटाना है। अभी तो बॉन्ड टूट के प्लस माइनस अटैक हुआ था, अभी हाइड्रोजन को हटाना है। तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देता है, तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकल के आएगा? बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? यहां क्या चार्ज क्रिएट होगा? माइनस, क्योंकि H प्लस निकलेगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? बॉन्ड। यानी फिर से इसका एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, फिर से एरोमेटिक बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, और ये क्लोरीन यहां लग जाएगा। यानी इस हाइड्रोजन को हटा के, नहीं, वो हाइड्रोजन बिल्कुल वहां सिस्टम से बाहर चला जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिला के यहां से ये जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो यहां माइनस क्रिएट करेगा, और माइनस और ये प्लस बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो कुल मिला के एक लाइन में बोलना है तो क्या बोलना है? तो हमें मैकेनिज्म भी ध्यान में होना चाहिए, जो नेम रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म भी ध्यान में होना चाहिए, और डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। इस हाइड्रोजन को हटा के ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 स्टेप या 3 स्टेप में बोल सकते हो। दूसरे स्टेप में इंटरमीडिएट में क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। यही है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया ना? इसको लिख लो। अच्छा, एक चीज यहां पर ऐड कर लेना थोड़ा सा, ये AlCl3 जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए? क्योंकि वाटर अगर रहेगा तो ये गरीब है, तो वाटर से भी तो मांग सकता है कि तुम भी अपना लोन पेयर डोनेट कर दो। तो ये वाटर को देख के उस थोड़े ना पहचानता है कि वाटर दे दोगे कि क्लोरीन दोगे।
तो वाटर से भी अपना लोन पेयर मांग सकता है। इसीलिए ये वाटर से अपना लोन पेयर ना मांगे तो हम उसको क्या लेते हैं, एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, ताकि ये केवल एक ही से मांग सके और ज्यादा से ज्यादा उस कंटेनर में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सके। नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल अगर वाटर भी रहेगा तो वाटर भी इसको लोन पेयर देने लगेगा। हालांकि कुछ होगा नहीं, लेकिन इसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनने की स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए एनहाइड्रस लिया जाता है। क्लियर हो गया, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया। नाम लिख लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया ना। तो याद रखना, बेंजीन रिंग पर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है क्या, नहीं, लेकिन हम कराएंगे। समझ में आया क्या? तो तुम लोग क्या है, वो चीजों को पहले ऑर्गेनिक को समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें चीजें जो है रटे रटाए चीजें पढ़ रहे हैं जो है इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर हम रिंग के बारे में बात करें तो ये रिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। तो इस पे हम ज्यादा केसेज में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सोचते हैं और वो अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन हम इस रिंग पर तो नहीं, ये डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए, ऐसा ग्रुप NO2 वगैरह डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए। इस पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक सोच सकते हैं, और वहीं जब सोचते हैं तो हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म SNAR और SN बेंजाइन के नाम से जाना जाता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन AR बोले तो एरोमेटिक, और बी बेंजाइन बोले तो बेंजाइन ये है, ये इंटरमीडिएट में ऐसा इसको बेंजाइन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैकेनिज्म हमने बता दिया है, हालांकि ये दोनों डिस्कस किया हूं मैं, लेकिन ये मैकेनिज्म कब पढ़ना हमें, जब एक बेंजीन रिंग पर कौन अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल, तभी तो इसका नाम पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और AR बोले तो एरोमेटिक रिंग, और यहां नाम पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बेंजाइन। सब मैकेनिज्म पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब में मिलेगा तुम्हें, इसी नाम से मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल का हम रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल वाला भी बता दिया। इंटरमीडिएट में क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और रिएक्शन का टाइप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये इस रिएक्शन का टाइप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इसको नहीं हटाएगा, वहां के हाइड्रोजन को हटाएगा। तो अटैच होना मतलब वहां के हाइड्रोजन की जगह ले रहा है ना वो। तुम बोलते हो ऑर्थो और पैरा पर अटैक हो रहा है, मतलब वहां के हाइड्रोजन को हटा दिया है ना उसने, इसलिए उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो हाइड्रोजन को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो कभी भी बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन ही बोलना है। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं कभी होगा कि अपना डबल बॉन्ड तोड़ देगा और एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा इसका, और फिर जाके नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब भी होगा सब्स्टिट्यूशन ही होगा, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम दो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, SNAR और SN बेंजाइन, ये एरोमेटिक में पढ़ा चुका हूं। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक दोबारा भाई बता दिया है, एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां पर हम नेक्स्ट बातें करेंगे। तो ये तो हमने बेंजीन रिंग पे बता दिया, और जब बेंजीन रिंग पे ग्रुप लगा हो तो क्या करेंगे, तो बेंजीन रिंग पे ग्रुप लगा हो तो वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ऑर्थो पैरा है कि मेटा है, अभी थोड़ा सा डिस्कस किया। सब एरोमेटिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा हम सीक्वेंसली डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हेलोएरिन्स में अगर यहाँ बेंजीन रिंग है, ताकि तुम उस रिएजेंट को पहचानो, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे। और यहाँ पर अगर X2 है और यहाँ पर आयरन है और यहाँ डार्क है, आयरन है और डार्क है। और क्वेश्चन नंबर 3, अगर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर अगर X2 है और यहाँ पर Fe है और यहाँ पर या और एनहाइड्रस AlCl3 है या FeCl3 है, यहाँ एक बार मैं FeCl3 लिख दे रहा हूं और AlCl3 लिख दे रहा हूं। तो जब भी तुम ऐसा रिएजेंट देखो, कैसा, X2 Cl2 Br2 I2, और आयरन देखो, आयरन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है,
ये जितना भी दिया जाएगा ना वो सब क्या दिया जाएगा। अच्छा, स्टेप 1 में कौन सा रिएक्शन हुआ था इससे पहले जो मैकेनिज्म बताया था, लुईस एसिड और लुईस बेस का रिएक्शन हुआ था। दिस वन इज एक्ट एज ए, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो लुईस एसिड है, और जिसके पास लोन पेयर है वो लुईस क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो यहां से क्लोरीन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है ना, तो ये लुईस बेस हो जाएगा और ये लुईस, तो दिस वन इज एक्ट एज ए लुईस एसिड, एसिड एसिड। तो स्टेप नंबर 1 में भी लिख लेना लुईस एसिड और बेस का रिएक्शन है, ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। क्लियर हो गया। प्रोडक्ट लिख लिए इसका, प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म हमने इसलिए पढ़ाया कि बीच में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम उसका आंसर कर सको, और ऑलरेडी एरोमेटिक में हो चुका है। तो यहां पर हमें रिएजेंट देख के पहचान लेना है, और ज्यादा एरोमेटिक में रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां रिएजेंट कौन बनने वाला है, एक्स प्लस बनने वाला है, मालूम है ना कैसे। ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या कर लेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां से X प्लस जनरेट कर देगा। यानी जब जब तुम्हें रिएक्शन में X2 और Fe डार्क लिखा जाए, या X2 और यहां पर FeCl3 लिखा जाए, वाटर नहीं होगा, या X2 और AlCl3 लिखा जाए, तब तब आप क्या सोचोगे, ये लुईस एसिड और बेस का रिएक्शन है, और तब तब क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। और इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम बेंजीन रिंग पे करा सकते हैं। यहां को हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पे डायरेक्ट उस रिंग प्लस को लगा देंगे, यहां के हाइड्रोजन को हटा देंगे और डायरेक्ट क्या लगा देंगे, प्लस को लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा एल्काइल हैलाइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन। तो हम एक्चुअली इस टॉपिक को एरोमेटिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम हेलो एरेंस में कैसे क्लोरोबेंजीन या हेलो बेंजीन कैसे बनाया जाता है, हेलो एरेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो मैं तुम्हें रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूं हाउ टू फॉर्म हेलो एरेंस। कुल मिला के हमारा समरी हेलो एरेंस पे जा रहा है हर बार, लेकिन हम रिएजेंट को चेंज कर रहे हैं, और हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के थ्रू इशारा हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लेकिन ये सब प्रिपरेशन है हेलो एरेंस का, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक में टीच किया हुआ है। अब यहां क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और यहां पर लिखा हुआ है Cl2, और यहां लिखा हुआ है एनहाइड्रस AlCl3। तो 4 नंबर या तो प्रिपरेशन लिखो हेलो एरेंस का, या डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओ। अब मुझे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड एनहाइड्रस AlCl3, and what product will form? कौन सा, मेटा पोजीशन पे Cl अटैक करेगा। तुम लोग जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इसका आंसर करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम लिख के बताओ क्या बनेगा। ऑर्गेनिक ऐसा ना एक बार एंड हो जाएगा ना, दोबारा जब रिपीट करोगे ना सब धीरे धीरे याद आ जाता है। चलो एक चीज ध्यान रखना, दिस वन जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट हो, अगर बेंजीन पे क्लोरीन वगैरह लगा रहेगा, ज्यादा क्लोरीन अगर लगा रहेगा, अब यहां पर लोन पेयर होता है, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब ये लोन पेयर जब होता है तो ये रिजोनेंस करवाता है, तो जब रिजोनेंस करवाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
यानी प्लस एम का जैसा काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब भी हाइड्रोजन लगा रहेगा तो ड्यू टू लोन पेयर इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन दूसरा बार में हमें केवल हम इसके लिए बता रहे हैं, बाकी के लिए नहीं बता रहे हैं, ये केवल स्पेशल केस है इसके लिए। अब यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ OH है तो OH में ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? नहीं, उसमें नहीं सोच सकते हैं। अब यहां पर इसका -I देखा जाता है, यहां -I भी लगता है। तो कहने का मतलब दिस वन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और किसके थ्रू? -I के थ्रू, इंडक्टिव के थ्रू। अब एक चीज मैं तुम लोगों को ऐसे भी समझा रहा हूं, कैसे? ऐसे ध्यान देना। OH तुम क्या बोले सर? इट इज ए एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और किसके थ्रू? लेकिन क्या OH -I नहीं दिखाएगा? क्या ऑक्सीजन यहां से नहीं खींचेगा? खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और -I की तरह भी ट्रीट होगा। लेकिन ये इतना पावरफुल होता है कि हम इसका नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन नाम लेते हैं कब? जब ऐसे केसेज में हम फंस जाते हैं कि कैसे डिसाइड करें, तो ये काम नहीं करता तब ये काम करता। तो याद रखना कि ये ऐसे ग्रुप अगर लगा रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, लेकिन दिस वन इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर। ये बहुत पावरफुल है, इसीलिए हम बार बार नाम इसका लेते हैं, हम इसका नाम नहीं लेते। तो ऐसा नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ इफेक्ट लग नहीं रहा है, लग रहा है। अब मान लो हम किसी से 2 लाख रुपए ले रहे हैं, किसी से 2 लाख रुपए ले रहे हैं और 2 रुपए हम किसी को डोनेट कर दे रहे हैं, तो नाम क्या लेंगे हम? हमने लिया 2 लाख ना, 2 रुपए डोनेट करना क्या है? बहुत माइनर सी बात है। जो 2 लाख रुपए ले रहा है वो 2 रुपए क्या है? माइनर सी बात है। तो यही है, ये 2 लाख इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसीलिए नाम किसका लिया जाता है? इसका लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं कि हमने पैसा दान में नहीं दिया, दिया है, लेकिन उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो माइनर में है, मेजॉरिटी में ये है। अब यहां पर वही कहानी अलग हो जाती है इसके केस में। अब होता क्या है, रिजोनेंस, जब हमने रिजोनेंस पढ़ाया था तो बात बोला था कि रिजोनेंस होने के लिए ऑर्बिटल्स एक जैसा होना जरूरी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ये 3rd पीरियड का है, ये जो ऑक्सीजन है और कार्बन है दोनों 2nd पीरियड का है, दोनों का साइज लगभग बराबर है, अप्रॉक्स इक्वल है। तो यहाँ रिजोनेंस बहुत अच्छा खासा होता है क्योंकि दोनों का साइज अप्रॉक्स क्या है? इक्वल है, इसीलिए। और दोनों 2nd पीरियड के हैं, और ये 2nd पीरियड का है और ये कहाँ का है? 3rd पीरियड का है। तो यहाँ रिजोनेंस अच्छे से नहीं होता है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल जब हम क्रिएट करवाएंगे यहाँ पर, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल 2p क्या हो जाएगा और ये 3p क्या हो जाएगा। तो इस लोन पे 3p का है, तो इनमें 2p और 3p में अच्छे से रिजोनेंस नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हम बोले कि नहीं होगा ही नहीं, होता है, अच्छे से नहीं होता है। इसलिए इस केस में ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो याद रखना, जब हैलोजन पे लगा रहेगा तो तुम कभी भी +m का नाम नहीं लोगे, क्या लोगे? -I का नाम लोगे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नाम लोगे। लेकिन अब दूसरा केस ध्यान रखना, जब हम अटैकिंग के बारे में सोचेंगे, ये अजब सा इसका रूल है, जब हम अटैकिंग के बारे में सोचेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग हम ऑर्थो और पैरा ही सोचेंगे, इसके अकॉर्डिंग सोचा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो आप बोलोगे विड्रॉइंग है। लेकिन अटैकिंग कहां करा है? अटैकिंग हम इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। समझ में आ गया ना? अटैकिंग हम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, रिजोनेंस के अकॉर्डिंग सोचेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो आप बोलोगे डोमिनेटिंग फैक्टर ये है। इस चीज को ध्यान रखना, इसका यूज कहां करते हैं?
एसिड वगैरह एसिडिक वगैरह निकालने में, तो इसका यूज हम अलग दूसरे एप्लीकेशन में करते हैं। तो इस चीज को लिख लेना, हालांकि ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया हूं। तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन अटैकिंग ऑर्थो और पैरा के बारे में हमेशा सोचेंगे ड्यू टू रिजोनेंस। और इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज अलग जगह हम करते हैं जहां पर जीओसी वगैरह 1 में 2 में पढ़ाया जाता है इसको। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ एनहाइड्रस, ये लिख लियोगे। अब मुझे बताओ यहाँ एनहाइड्रस Cl2 का अटैकिंग कहां सोचेंगे, कहां सोचेंगे? तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन मिलेगा? अब मुझे बताओ अटैकिंग कहां सोचेंगे? तो अटैकिंग ऑर्थो पे और अटैकिंग कहां? पैरा पे। अटैकिंग लेकिन नहीं सोचेंगे हम, बहुत अजीब सी बात है इसका, ये स्पेशल केस है इसका। अच्छा ये मेरे को बताओ ऑर्थो और पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन? पैरा। ऑर्थो नहीं है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है ना, तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, और यहां स्टेरिक रिपल्सन कम है, दिस वन इज मेजर। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, जो हम आईपीएससी के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। कोई डाउट है? किसका म्यू 0 है इसमें? कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है? ये क्या है? म्यू 0 है इसका, और इसका म्यू मालूम है ना, केमिकल बॉन्डिंग में म्यू नॉट इक्वल टू 0, लिख लो इसको। इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो दोनों चलता है, दोनों लिख लेना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। या 1 2 नंबरिंग से भी लिख सकते हैं, या पोजीशन के नाम से भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन का नाम लिखना मतलब कॉमन नेम से हम लिख रहे हैं। तो कुल मिला के हम क्या बनाए? हेलोरिन्स बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, बनाए कि नहीं बनाया? दिस वन इज टाइप ऑफ हेलोरिन्स, क्लोरीन का अटैचमेंट करवा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना 5th नंबर, यानी ये भी प्रिपरेशन ही है। अब ये ACM3 को और मेडिकल के बॉयज को सबको बताया हूं, और ये एरोमेटिक में बताया हूं। ये दोनों रिएक्शन मेरे को बताओ, और ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा, इसीलिए बोला एनसीईआरटी लेके आओ। एटलीस्ट रिएक्शन को अभी के अभी समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, मेमोराइज हो जाएगा ना। ये दोनों रिएक्शन एरोमेटिक में डिस्कस किया हूं। अब बताओ OCH3 कैसा ग्रुप है? फर्स्ट वी डिसाइड OCH3 कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग है, तो कहां अटैक करवाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? हाँ Br+ मिलेगा। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा। अब मुझे प्रोडक्ट बताओ। अब यहां जो प्रोडक्ट होगा, ध्यान देना, यहां जो प्रोडक्ट होगा, अब यहां Br लगाएंगे, यहां Br लगाएंगे और यहां Br लगाएंगे। ये वाटर में इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि 1 2,4,6 ट्राई ब्रोमो देता है। तो वाटर के केस में 2,4,6 के बारे में सोचते हैं, और अगर CH2 दिया जाए, ये तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो हम यहां पर केवल ऑर्थो और पैरा के बारे में सोचते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और इसका रीजन ये है कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि सारे पोजीशन इसके ऑर्थो और पैरा ऑक्युपाई हो जाता है एक ही रिएक्शन में। ये 2, कनकगिरी 2,
2,4,6 ट्राइब्रोम बेंजीन बोल रहे हो, इसको उड़ा दिए क्या? 2,4,6 ट्राई बेंजीन थोड़े ना होता है, ये कहां गया? समझ में आ गया ना? ये तो ये भी क्या है, हमने एल्काइल हेलो एरेंसी बनाया, ब्रोमीन का अटैचमेंट करवाया, और ये भी रिएक्शन करवा चुका हूं। सो नेक्स्ट, अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कहां पर? बेंजीन में, वहां हमने लिखवाया था सैंड मेयर रिएक्शन। नोटबुक है कि नहीं है? लेके आया करो नोटबुक को। ये वहां पर सैंड के कई रिएक्शन रिपीट होता है बार बार। अब याद होगा तुम्हें सैंड मेयर रिएक्शन लिखवाया था, तो पहले आप 7th नंबर बनाओगे। सारा चीज बता चुका हूं, सारा चीजें सब डिस्कस एरोमेटिक में किया था मैंने। NaNO2 प्लस HX, और यहां हीटिंग है। मुझे पहले ये बताओ, अगर अमाइन को NaNH2 और यहां मैं HCl लिख दूं, ये क्या काम करता है? ये भी टीच कर चुका हूं एरोमेटिक में, जाके देखो वहां नोटबुक में कि ये क्या काम करता है, और ये एनसीईआरटी में भी है। और दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर डाइजोनियम सोल्ट बनाता है, ये N2 प्लस Cl माइनस, दिस वन इज डाइजोनियम सोल्ट। और ये कई बार बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए बनाया जाता है, दिस वन इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो यहां से बेंजीन को कन्वर्जन किया जाता है। बेंजीन को क्या किया जाता है? कन्वर्जन। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब इस लिविंग ग्रुप पे आपको याद होगा Cu2Cl2 अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा और इसके जगह पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। ये रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन के नाम जानते हैं, और ये ऑलरेडी एरोमेटिक में पढ़ाया हूं मैं, सारा चीज एरोमेटिक में पढ़ाया था। ये सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन है, और ये डाइजोनियम सॉल्ट है। डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन साथ में आता है तो डाइएजो बोलते हैं, डाइजोनियम, और लास्ट में ईएम लगाते हैं सफिक्स में, डाइजोनियम और सॉल्ट बनता है। ये अगर तुम बॉन्ड ऐसे बनाओगे ना, तो बॉन्ड ऐसे बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ Cl होता है। तो ये Cl को तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस यहाँ लगता है, माइनस यहाँ लगता है, इसी को बोलते हैं डाइएजो। 2 नाइट्रोजन को डाइएजो बोलते हैं, और लास्ट में ईएम लगा देते हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है? NH4 प्लस का अमोनियम, नियम लगाते हो ना लास्ट में, हाइड्रोनियम, नियम लगाते हो ना, तो इसमें भी नियम लगाना है। तो इसमें हम बोलेंगे डाइएजोनियम, और इसको सोल्ट बोल देते हैं, और ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये रिएजेंट जो है अमाइन को डायरेक्ट चेंज कर देता है। तो सारा एल्काइल हैलाइड इसमें एरोमेटिक में कन्वर्जन सिखाया था, एक एरोमेटिक से दूसरे एरोमेटिक में जाने के लिए। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बाल्च स्कीमन रिएक्शन, ठीक है? ओके, थैंक्स टू ऑल।